हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का नेक्स्ट सेशन। आज है डे 12 आज है डे 13। इसके पहले कि जितने भी प्रीवियस वीडियो हो चुके हैं सारे आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की सबसे पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन को। ये सारे वो क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर आपको इन्हीं दो सब्जेक्ट से मिलेंगे। बाकी जो बायोलॉजी है उसकी शॉर्ट वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको, आप उनको जाकर वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं और जो आ सकते हैं यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दोनों ही चीज़ें स्टार्टिंग से चल रही हैं। तो आप जितने भी सेशन यानी कि 12 सेशन जितने हो चुके हैं वो सारे वॉच कर लें। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो बलों का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता ये आपको बताना है। तो क्या नहीं हो सकता है ये बताना है। तो कुछ लोगों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर क्या बोला है, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन। आपको पता है जो न्यूटन होता है, न्यूटन इज़ द व्हाट, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ द फोर्स। तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है। तो दो बल है, यहाँ पे बल की बात की है, तो रिजल्टेंट बल जो होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता। तो आपको बता दूं, जैसे दो बल अगर काम करते हैं उनके बीच में अगर थीटा एंगल बनता है तो इसका फॉर्मूला, अगर ये ए है, ए को मैंने 5 मान लिया, बी को 10 मान लिया, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, कॉस थीटा आता है और कॉस 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करोगे तो 125 और ये 50 कितने बन जाएंगे, 225। यानी मैक्सिमम तो 15 आएगा और जो कम वाला आएगा वो तो 5 आएगा। अब इसमें बोल रहे हैं कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 वाला नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम तो 15 आएगा और मिनिमम 5 आएगा। और 12 तो हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या होगा, 4 न्यूटन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि मिनिमम तो 5 है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, इससे मैक्सिमम ही होगा, है ना। आई बात समझ में। मिनिमम आपका 5 है जो कि छोटा वाला बल है और मैक्सिमम कितना आ रहा है, 15। फॉर्मूला ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है कि लिफ्ट में जो आदमी का भार अधिक होता है किस कंडीशन में, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण करती है या नीचे की ओर, या फिर फ्री फॉल होती है यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरती है, या फिर जब ऊपर जाए लिफ्ट तो वेग कम हो रहा हो उस कंडीशन में। तो आपको वो एक्चुअल कंडीशन बतानी है कि जब लिफ्ट में आदमी का भार अधिक होता है तो वो कौन सी कंडीशन होगी कि लिफ्ट में उसका भार बढ़ा हुआ यानी कि प्रतीत होता है कि उसका भार बढ़ा हुआ हो रहा है। तो आपको बता दूं सिंपली, जैसे हम ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं, कभी ऊंचाइयों पे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो ये क्या होता है, हमें भारी भारी लगता है। तो इससे आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से याद होगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तभी भार अधिक होगा। कम कब होगा, जब नीचे की ओर फ्री फॉल होती है तब आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है लिफ्ट से। और समान वेग से यानी समान वेग जाती है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये भी याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिफ्ट में कोई समान वेग से जा रही हो, समान वेग से आ रही है, तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, भार में, भार क्या होता है बता चुकी हूँ पहले, क्या होता है mg मास, और जो हमारी ग्रेविटी होती है उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, वेट। और मास तो पता ही है, मास तो मास ही होता है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। कभी भी आपका मास चेंज नहीं होता, हमेशा क्या चेंज होता है, वेट। तो ये याद रखना। एक घन के किनारे प्रसारण गति 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है और अगर इस किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इस घन के आयतन की परिवर्तन गति का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है जिसको हम स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोला है कि फॉर एडियाबेटिक या फिर आपको रुद्धोष्म लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, रुद्धोष्म। ये प्रक्रिया कौन सी राशि स्थिर रहती है, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कौन सी राशि स्थिर रहती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही पता होना चाहिए कि रुद्धोष्म क्या होता है, तभी आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको आंसर बताना है कि इसमें जो होती है कौन सी राशि स्थिर होती है, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
तो आप आंसर कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे प्रीवियस ईयर में, तो रुद्धोष्म में क्या होता है, हीट स्थिर रहती है। इसमें क्या स्थिर रहती है, हीट, यानी कि ऑप्शन में क्या है हिंदी में ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हीट। जो एडिबेटिक प्रोसेस होती है यानी जो रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। इसमें जो सिस्टम होता है और जो इसके सराउंडिंग के बीच ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये स्थिर रहती है, यही तो बोला है, ये आपको याद रखना है। यानी परिवर्तन बोले या स्थिर बोले तो आंसर क्या आएगा, हीट आएगा। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि इसमें जो ऊष्मा स्थिर होती है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर होगा उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो हीट होगी उसका परिवर्तन नहीं होगा। तो टेम्परेचर अगर पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं कि वो चेंजेस हो सकता है। इसमें स्थिर क्या रहेगा, ओनली हीट। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताना है, यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। तो पर नाइट्रिक क्या होगा ये आपको बताना है। तो पर नाइट्रिक क्या होता है, HNO4। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO4, किसका, पर नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और एक अवतल लेंस है, ठीक। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, यानी कि एक 40 एक 25, आपको बताना है दोनों के संयोग की क्षमता। तो पहली चीज़ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसको किस में मेज़र किया जाता है। तो किस में मेज़र किया जाता है, डायोप्टर में। तो पहले इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, फिर आंसर आप निकालेंगे। अब यहाँ पर एक 40 है और एक 25 सेंटीमीटर, दोनों को मिला देने पर इसकी जो पावर आने वाली, यानी कि जो क्षमता आने वाली है वो कितनी आएगी, ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है कितना होता है, 1/f। एफ इज़ वॉट, एफ इज़ द फोकस दूरी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यानी कि आप एक को P1 मान लो, एक को P2 मान लो। तो P1 निकालोगे तो कितना आएगा आपका, P1 निकाल लीजिए। तो P1 निकालेंगे, देखिए फोकस दूरी कितनी है, यानी कि F1 आपकी 40 है, ठीक। ये 40, ये तो प्लस की होगी क्योंकि उत्तल लेंस की बात करेंगे, और जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो वो राइट हैंड पर होता है, जो कि किस में आता है, माइनस में। यानी कि इसको किस में लेंगे, 25 में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक्स एक्सिस होती है ये माइनस वाली होती है। तो जो अवतल लेंस होता है यहाँ पर स्थिर होता है और इधर पे फोकस दूरी होती है, तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। और अवतल लेंस कैसा होता है, ये पूरा क्लोजली होता है, इधर पर आता है इसकी क्या, एक्सिस, जो फोकस होता है, इसलिए वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों को आपको रिजल्टेंट निकालना है। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, -1.5। ये कैसे आया, तो देखो जो आपका एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होगी, जो हम पावर निकालते हैं 1 क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये तो मीटर में होता है। तो मीटर में करने के लिए आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में कितना आ जाएगा, 40। और दूसरा क्या हो जाएगा, 100 में 25। लेकिन ये तो माइनस का होगा, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 20 से काट दो 5 और 2, तो 5/2 -4। आपके पास क्या बचा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 5/2 -4 बचा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 2 जा 8, और 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, -3, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो -3 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, 1.5। कैसा आएगा, नेगेटिव का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो 100/40, एक 100/25, बट एक प्लस है एक माइनस है, बस उन दोनों को प्लस कर देना। तो बीच में माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, क्योंकि वो एक्सिस के नेगेटिव वाली पार्ट में आती है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें सबसे ज़्यादा उपस्थित तत्व, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा होता है, ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो तत्व प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। जिसे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाना तत्व पूछे तो भी ऑक्सीजन होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर धातु पूछेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम। क्या होगा, अगर मेटल पूछेंगे तो एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें जान लो इनके बारे में। ये सबसे हल्का तत्व बोला जाता है किसको, हाइड्रोजन को, सबसे हल्का तत्व। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु किसकी, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। और सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, जब ये सबसे हल्का, सबसे भारी कौन सा होता है, ऑस्मियम होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन होता है, ऑस्मियम होता है। और सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का तत्व पूछेंगे तो हाइड्रोजन, कौन सा तत्व,
याद रखिएगा। और अगर धातु पूछेंगे तो लिथियम आएगा। और जो द्रव्य होती है वो कौन सी धातु होती है, मरकरी। और वो कौन सी धातु है जो द्रव्य होती है, तो वो होता है ब्रोमीन आपका। ठीक, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो क्या बताया मैंने, इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। मानव शरीर की मतलब बॉडी में पूछे मनुष्य की तो भी सबसे ज़्यादा क्या मतलब प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछे सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे सबसे हल्की धातु तो आपका आंसर होगा लिथियम। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व क्या हो जाएगा, ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं 8th वाला। ऐसे पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो उन्हें किस नाम से बोला जाता है, उन्हें किस नाम से कॉल किया जाता है, ये आपको बताना है। जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो, यानी कि जब अपोजिट हो। तो ऐसे पदार्थ जिनका चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है उनको क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डाईमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक भी लिखा रहता है तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। क्यों, जब इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि विकर्षित करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका जिंक। ठीक, जिंक है यानी विस्मित भी आएगा, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं, चुंबकीय पदार्थों के। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आपको बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर चुंबकन होता है तो वो अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अगर ये विपरीत नहीं लिखा होता, अगर क्या लिखा होता है कि सेम डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर कौन सा होता है, सेकंड वाला। लेकिन यहाँ पे विपरीत लिखा, इसलिए कौन सा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एग्जाम में। तो आपको बताना है प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक कहाँ होगा, वायु में। ठीक, और इसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपसे स्पीड भी पूछी जाती है। और एक चीज़ और बता दूं, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, ये भी पूछा जाता है। जब अपवर्तनांक बढ़ाते हैं तो प्रकाश का जो वेग होता है, जो इसकी स्पीड होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल बंधन के चारों ओर घूमने में उत्पन्न समयावयवी यानी कि जो आइसोमर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जब एकल बॉन्ड हो, है ना, ये याद रखना। जब सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो जो समयावयवी यानी जो आइसोमर होते हैं उनको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल, कन्फर्म हो जाते हैं वो, यानी कि सुनिश्चित समयावयवी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मा चालित यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स पदार्थ होते हैं उसके सामने में संबंध रखता है, रासायनिक, ऊष्मीय, मैकेनिकल, या फिर ये सारे आएंगे, ये आपको बताना है। जो उष्मा चालित यानी कि जो थाइनो साम्य का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, जो हम बोलते हैं वर्ड इक्विलिब्रियम। ठीक, इसमें रासायनिक साम्य, ऊष्मीय सौम्य, मैकेनिकल तीनों ही संबंध रखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, तो ये याद रखना। एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसकी हाइट बतानी है कि कितनी होगी। अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वो चीज़ें वॉच कर लें, ताकि आपको जितनी भी न्यूटन से रिलेटेड इक्वेशंस हैं उनके बेस पर न्यूमेरिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट है पावर एनर्जी वाली न्यूमेरिकल, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहली चीज़, 4 सेकंड में टाइम दिया है, मीनार की चोटी से ऊंचाई क्या होगी, 4 सेकंड में पृथ्वी पर फेंका गया। तो यहाँ पर तो 4 सेकंड क्या दिया है, इसका टाइम। ठीक है, ये टाइम दिया है, लेकिन पृथ्वी पर पहुँचता है, चोटी से फेंका जा रहा है, यानी कि जी नेगेटिव आएगी, लेकिन जी की वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है हाइट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगता है, T = 2h/g। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो T तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर लेंगे, ये अंडर रूट हटेगा तो ये 16 हुआ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2h, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये 5 बार में कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक, फॉर्मूला यहाँ पर है। अब कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं आता तो आपसे इस फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। तो जो टी होता है वो अंडर रूट में होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी हाइट के, यानी कि अंडर रूट ले लेंगे 2 का इंटू करके, और जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब किसी मीनार से किसी चीज़ को फेंका जाता है तो उस टाइम पर टाइम का जो संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30
डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस नहीं लिखा है, सॉरी, सेल्सियस का मान कितने रेडियन के बराबर होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार आया है। तो आपको पता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। जब 180 डिग्री की बात करते हैं तो कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं, ठीक। और ये संपूरक राशियों में आता है, जो रेडियन उससे रेडियन 2 होते हैं। तो एक में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। 36 में निकालना है तो 36 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। कैलोरी एक परिमाण, कैलोरी पूछा है, कैलोरी, तो कैलोरीज जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का होता है या फिर किसका होता है, उष्मा का होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एनर्जी या फिर उष्मा, तो अब बोलेंगे यहाँ पे तो चर्बी यानी कि वसा है, ये तो ठोस भोजन, ये रक्त गर्मी। तो गर्मी भी एक तरह से क्या होती है, हीट ही तो होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न के लिए एग्जाम में इस टाइप के ऑप्शन दिए होते हैं। जो कैलोरीज होती है वो हीट या फिर एनर्जी दोनों का परिमाण निकाला जाता है। और एक कैलोरी के अंदर मैं आपको बता दूँ 4.186 क्या होते हैं, जूल होते हैं। और जूल भी किसकी यूनिट होती है, कार्य की, यानी कि एनर्जी की जूल भी होती है। माने कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का नीले रंग का कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि आकाश के जो नीले रंग का कारण है, यानी जो आपको ब्लू कलर दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है। तो आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो सभी को पता है नीले रंग का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं तो आकाश आपको कैसे दिखाई देता है, ब्लू कलर का। यानी कि जितने भी एटमॉस्फेयर की बात करें, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट्स को क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में बिखरने की घटना जो होती है उसी को बोलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी जो लाइट पूरी तरह से प्रकीर्ण हो जाती है, यानी स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये सब पार्टिकल्स के द्वारा ही संभव होता है, जितने भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एयर में। और टोटल कितने कलर होते हैं आपको पता है, उनका क्या होता है, विबग्योर, यानी कि टोटल 7 कलर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड की होती है और सबसे कम किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है। इसीलिए सूर्य जब डूबता है या उगता है तो आपको कौन सा कलर वॉच होता है, कौन सा दिखाई देता है, सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि उगते हुए सूर्य या डूबते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये भी क्योंकि लाल की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपको बता दें प्रकाश के प्रकीर्णन का जो प्रभाव दिया था, किसने दिया था, सीवी रमन ने दिया था। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब मिला था, 1930 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये भारतीय थे जिनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था, कब, 1930 में। किस चीज़ के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव सबसे पहले इन्होंने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सीसा। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो लाल सीसा होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो लाल सीसे का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Pb3O4। क्या फॉर्मूला होता है, Pb3O4। Pb क्या होता है, ये लेड का सिंबल होता है। इसका जो पूरा नाम होता है, ये लाल सीसा का व्यापारिक नाम होता है। और अगर लाल सीसा जो लेड ऑक्साइड होता है, PbO, वो लेड ऑक्साइड। और जो PbO एक लिथार्ज होता है, PbO3 को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम या रेड लीड, या फिर आप ट्राइप्लम्बिक टेट्रोक्साइड का भी नाम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Pb3O4। प्रगलन प्रक्रिया में अशुद्धियों को हटाने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ के नाम है कौन कौन, मतलब इसमें से आंसर आपका कौन सा होगा। तो प्रगलन क्या होता है, यानी कि जिसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग प्रक्रिया में क्या करते हैं कि यानी जो स्मेल होती है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसी को तो हटाया जाता है। तो जो हटाते हैं तो उसमें से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण का ओजोन स्तर में किसको अवशोषित करता है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपकी यूवी रेज होती हैं, इसको कौन अवशोषित करता है, ओजोन लेयर। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ओजोन डे मनाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुएं यानी कि क्या कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं, इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना है,
3:1 है। यदि गतिज ऊर्जा यानी कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, समान है यानी कि सिमिलर है, तो इनका जो रेखीय संवेग है वो आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दो क्या है वस्तुएं हैं, उनका द्रव्यमान दिया है आपको 3:1 में है, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है लेकिन उनका रेशो दिया है 3:1 में है, और आपको दिया है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, तो इनका जो रेखीय संवेग होगा वो आपको बताना है कि उसका रेशो क्या आएगा। तो ऑप्शन में है 1:3, 3:1, √3:1 या 1:√3। तो आंसर क्या होगा यही आपको बताना है। तो बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और हमें सॉल्व करना नहीं आता, हम थोड़ा सा डिस्प्रेस हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यानी जो इसकी अलग अलग क्या होता है, प्रेशर होता है या फिर आप बोलें द्रव्यमान होता है। ऐसे तो इसका बहुत बड़ी डेरिवेशन होती है जो हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली आप क्या करेंगे इसमें, यानी कि 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, PA/PB, यानी कि A पर जो प्रेशर होगा और जो B पर होगा। PA किसको डिनोट करता है, ये जो मोमेंटम होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का रेशो क्या हो जाएगा 1/3, तो ये क्या है अंडर रूट में होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा आंसर 1/3। इसकी बहुत बड़ी कहानी तो डायरेक्ट बस इतना शॉर्ट में याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है थोड़ी लेंदी है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो हमें तो टाइम को सेव करना है एग्जाम टाइम में। वॉट दिवस यानी कि वॉट डे किसकी एसआई मात्रक, डायरेक्ट वॉट नहीं बोला है, वॉट डे माना है, तो क्या आपको तो पता है कि किसकी एसआई यूनिट होती है, किसका मात्रक है वॉट। तो वॉट किसका मात्रक है, ऑप्शन में क्या है, शक्ति, ऊर्जा, बल और आवेग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वॉट किसका है, तो ये सभी को पता है किसका है, शक्ति का। वॉट दिवस आ जाए, वॉट आवर, वॉट सेकंड, वैसे तो नॉर्मली यूनिट जो होती है इसकी वॉट होती है, लेकिन ये सारी ही इसकी यूनिट्स होती हैं। और एसआई यूनिट क्या होती है, ओनली वॉट। किसी आदर्श गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है DE/dV और ये T आता है, इसका मान क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अपरिवर्तनीय। तो इसका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। या जो आदर्श गैस का मान होता है इस चीज़ के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे आपको क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। जो नील्स बोर का नाम सुना है, वो यही लिखा हुआ है नील्स बोर। नील्स बोर जो थे उन्होंने अपने सिद्धांत में किस चीज़ को बताया था, तो क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन प्रणाली के स्पेक्ट्रम को बताया था उन्होंने। जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसके पूरे स्पेक्ट्रम को बताया था नील्स बोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O का अधिकतम घनत्व। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। H2O का जो अधिकतम घनत्व होता है सभी को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना। अगर डिग्री सेल्सियस आता तो आपका आंसर यही होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है ये ऑलरेडी भी मैंने इस चीज़ को बताया, C/100 और F-32 फ़ारेनहाइट अपॉन में 180। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39.2। ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, और मान लो अलग वैल्यू देके आपसे पूछा जाए तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर होता तो आप क्या बताते, 4 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है 39.2 फ़ारेनहाइट। तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है AC DC या फिर दोनों में या फिर कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग सिर्फ AC में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में कौन सी यूज़ होती है, अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ होती है। तो ये ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, पावर और जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया इनको कांस्टेंट रख के उनके वोल्टेज और करंट को या तो घटाता है या बढ़ाता है। तो आपको क्या याद रखना है ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ऐसी डिवाइस होती है जो ट्रांसफार्मर है, ये ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों को क्या करती है, कांस्टेंट रखती है। हमेशा क्या करेगी, इसको नियत रख के, और जो आपकी वोल्टेज हो गया और करंट हो गया इसको इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज, दोनों का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग डीसी में नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर ये फैराडे लॉ ने भी बताया था कि जैसे कॉइल में जो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है उसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा नंबर ऑफ रोटेशन होगा
और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका फ्लक्स में चेंजेस, ठीक है, तो वो होता है। लेकिन आपको इतनी चीज़ें नहीं याद रखनी, आपको सिंपली किसमें एसी में यूज़ होता है, एसी को हम अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि पावर और फ्रीक्वेंसी को नियत करके रखता है और वोल्टेज और करंट को घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? जो हरा प्रकाश को छोड़ता है उस ग्रह का नाम बताना है। तो जो हरा प्रकाश छोड़ता है उस ग्रह का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस यानी कि जिसको हम अरुण बोलते हैं, और ऑप्शन में क्या है, वरुण। तो आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि जो हरा प्रकाश होता है वो कौन छोड़ता है। तो हरा प्रकाश छोड़ने वाला पदार्थ यानी कि जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है। तो हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा होता है, वरुण, जो ऑप्शन नंबर क्या है, लास्ट वाला, यानी कि नेपच्यून। पीला ग्रह अगर पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे चमकीला व गर्म तो क्या आ जाएगा आंसर, शुक्र आ जाएगा। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी, ये सारी चीज़ें याद रखना। और सबसे बड़ा सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति। और जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है, बुध और शुक्र। वो दोनों ऐसे उपग्रह हैं जिसके पास कोई भी ग्रह वो उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है, ये भी बृहस्पति, और सबसे बड़ा भी यही। लेकिन यहाँ पर हरा प्रकाश तो कौन सा हो जाएगा, हरा प्रकाश नेपच्यून, ठीक है। वायु का विशिष्ट ताप यानी जो स्पेसिफिक हीट होती, टेम्परेचर होता है, बढ़ने से क्या बढ़ता है आपका, दाब, ताप, वायु प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने से आपका क्या बढ़ता है, दाब, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है, यानी कितना होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये आपको याद ही कर लेना है, कितना होता है, 1840। आपको द्रव्यमान याद हो कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक का गलनांक। तो प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, 47 डिग्री सेल्सियस। कई बार एग्जाम में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। ये मिस हो गया। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। किसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको याद रखना है जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनके बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ताप बढ़ने से इसकी चालकता बढ़ जाती है। और ऑटोमोबाइल में उपयोग करने वाला बैटरी जो होता है ना, वो सेकेंडरी सेल रहता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें वैद्युत संयोजन दोनों बॉन्ड हैं, इसमें से जो आपको ऑप्शन में दिया है कि CH4, KCl, SO2, NaOH, इसमें दोनों बॉन्ड हैं, उनका नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें वैद्युत और संयोजन दोनों ही बॉन्ड बनाते हैं कौन, तो वैद्युत और संयोजन दोनों बॉन्ड बनाने वाला इनमें से कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जबकि जो NaOH है तो उसमें आयनिक होता है और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें संयोजन बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा वो। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को लेना, जो साझेदारी होती है उसी को सहसंयोजन बंध बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो किसी को दे देता है या तो खुद बनाता है, तो वो क्या होते हैं, यही बॉन्ड कहलाता है, यानी सहसंयोजन बॉन्ड, जिसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आज के लिए इतना ही। आज के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐड ऑन किए हैं जिसमें मैंने आपको ऐसी चीज़ें भी बताई हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी अभी प्रीवियस रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर हमारी सारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।